आई एम रविंद्र सिंह शाही। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, मगर हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से। एंड दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हमने आज तक जितनी भी चीज़ें शुरू की हमने हमेशा यही से शुरू किया, लेसन के नाम से, और फिर हम आगे बढ़े। हमने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया और फिर हम आगे बढ़े। आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल क्या है, फिर इसको समझने के बाद हम समझेंगे कि नॉन मेटल क्या है। इसको समझने के बाद ही हम आगे चलेंगे करके कि हम समझ सकें। आप सबको तो मालूम ही होगा कि व्हाट आर मेटल्स। व्हाट आर मेटल्स। जब भी ये क्वेश्चन सामने आता है कि मेटल्स क्या होता है, बच्चे बड़े अजीब अजीब किस्म की चीजें लेके आते हैं। एक बच्चा बोलता है सर इट इज हार्ड, सर इट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे भाई ठीक है, मगर मेटल क्या होता है? सर इट इज शाइनिंग। अरे मान लिया भैया शाइन करता है, मगर मेटल क्या है? इस चीज का आंसर वो नहीं देते। सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर मेलेबल, सर डक्टाइल, एवरीथिंग इज ओके फाइन, मान लिया। अरे मेटल क्या होता है? मेरा क्वेश्चन यही का यही खड़ा है कि व्हाट आर मेटल्स। व्हाट आर मेटल्स। ये चीज का सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। आज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हजारों लोगों ने, आज तक मेरे ख्याल से हजार कम बोल दिया, लाखों करोड़ों लोगों ने इस टॉपिक को डील किया है और सब ने इस क्वेश्चन का आंसर पक्का जरूर दिया हुआ है कि मेटल क्या होते हैं। हम भी एक बार इसकी कोशिश करेंगे मेटल्स के बारे में बताने की। और प्लीज जो चीज़ मैं बताऊंगा उसके नोट्स आप यहाँ से बना लीजिएगा, आपको वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सिर्फ इतनी बात लिखनी है एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। मेटल्स। जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं, इसको समझने के पहले हम अपने क्लास 9th के अंदर जाएंगे और हम बात करेंगे इन दो चीजों के बारे में। एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। किसके बारे में लिखा? एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा। एलिमेंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा था क्लास 10th के अंदर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम का चैप्टर था केमिस्ट्री का, उसके अंदर। आई होप यू हैव रिकॉर्ड इट। अब जब भी हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड फर्दर। एलिमेंट्स जो हैं इसकी क्लासिफिकेशन होती है इस तरह से। एक ये बनते हैं मेटल्स, एक बनते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स, एंड वी गेट मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और जिस तरह से मैंने रखा है ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से पाए जाते हैं। पहले मेटल्स आते हैं, फिर मेटलॉइड्स आते हैं, फिर नॉन मेटल्स आते हैं। मगर अगर हम पढ़ने की कोशिश करें कंपाउंड्स के बारे में देखें, कंपाउंड्स भी हमको तीन किस्म से नजर आते हैं। एक नजर आता है एसिड्स, फिर आता है बेसिक एंड फिर आता है सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स इसको बोलते हैं। हमारे पास एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करें या नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, हम किसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं? एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। समझ में आ गया? ये बहुत बड़ी डिफरेंशिएशन मैंने बता दी है कि जब भी हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं या नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? नाउ एलिमेंट्स के, अभी देखो मेटल को नहीं पढ़ रहे हैं, मेटल अभी आंसर नहीं दिया मैंने, अभी तक हमने मेटल का आंसर नहीं दिया। अब हम कहां चलेंगे इनके अंदर? अब हम क्या किसको पढ़ रहे हैं? हम इनको पढ़ रहे हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर है हमारा? नहीं। चैप्टर कौन सा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो हमने किसको पढ़ना है? मेटल्स और नॉन मेटल्स को। दोनों किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट्स के अंदर। चलो जी, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स नोन कितने हैं? 118 एलिमेंट्स आर नोन। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन? 118 एलिमेंट्स आर नोन। इसके अंदर से अराउंड 90 एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास कौन से हैं? मेटल्स हैं। कितने हैं? 90 आर मेटल्स।
22 और नॉन मेटल्स, 22 और नॉन मेटल्स, और जो बच जाएंगे रेस्ट वो जो है हमारे मेटलॉइड्स। ये हमारे मेटलॉइड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मेटलॉइड्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड? ये मैंने इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन दी है, इसको कोई स्पेसिफिक मत लेगा, मैं कोई स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि अभी हमारी क्लास 10th की है, तो हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, करके कि हमको ये चीज समझनी है कि मेटल है क्या। ठीक है, अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसके आगे एक छोटी सी चीज और आती है, वो ये आती है, उसको देखेंगे कि जब हम, मैं जरा इसको मिटा दूं, आप देखेंगे, ये देखो, अब अगर हम मेटल की बात करते हैं तो उसके मेटल को चलते चलते हम कहां आ गए? एलिमेंट्स के ऊपर आ गए। और जब हम एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं तो मैंने एलिमेंट्स को भी क्या किया? फर्दर क्लासिफाई किया, और मैंने आपको कोई चीज बताई, उस चीज को देखते हुए अब हम एक और चीज के ऊपर आएंगे। जो पीरियोडिक टेबल है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास कुछ इस किस्म का पीरियोडिक टेबल नजर आता है। ठीक है, जो ये है हमारा, ये हमारा कौन सा ब्लॉक बनता है? इसके अंदर ग्रुप 1 कौन सा आता है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है, और साथ में क्या आता है हमारे पास? इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये हमारे एक्टिनाइट्स होते हैं, ये हमारे लैंटिनाइट्स होते हैं। राइट, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे मेटल्स जो हैं वो हमको मिलेंगे एस ब्लॉक के अंदर, और जितने भी एलिमेंट डी ब्लॉक के होंगे वो सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। एक्टिनाइट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। लैंटिनाइट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। मगर मैंने इतना बता दिया कि इतना कुछ करने के बाद मैंने बता दिया मेटल कहां कहां मिलेंगे, इवन इन पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया आपको, मगर क्या मैंने बताया मेटल क्या है? नहीं। अब हम जाएंगे मेटल के ऊपर। अगर हम मेटल के बारे में देखने की कोशिश करें, मैं इसको मिटा रहा हूं, जो नोट कर रहा है वो नोट करता रहेगा। अगर मेटल्स के बारे में देखें तो मेटल्स के बारे में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि द एलिमेंट्स which have 1, 2, 3 electrons as valence in valence shell or called metals, or called metals। जितने भी एलिमेंट्स जिनका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉरी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2 या 3। अब बोलेंगे वैलेंस शेल जब हम बात करते हैं, यानी वैलेंस शेल का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अगर आपको वैलेंस शेल नहीं आ रहा, इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड या और कॉल्ड मेटल्स। अगर आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे तो बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा? वो जो हमारा एलिमेंट होगा, इट विल बी हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स टू बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऐसे एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? दे कैन बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन सकता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और डोनेट करने के लिए हमेशा 1, 2 और 3 ही वाले, जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो क्या करते हैं? उसको वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी उसके अंदर आती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, उससे समझते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम
इनका एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर का सिंबल हर एक का, एक बार याद रखना, जब भी हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो सिंबल क्या लेते हैं एटॉमिक नंबर का Z। इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है 11, मैग्नीशियम का कितना है 12 और एल्युमिनियम का कितना है 13 है इलेक्ट्रॉनिक नंबर। इसको याद रखना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 1, इसकी 2 8 2, इसकी 2 8 3। ये मैंने लिख दिया। देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं। अगर अभी भी आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो हम लोग इसका क्या करते हैं, एक बना लिया मैंने न्यूक्लियस, इसके अंदर मैंने रख लिया प्रोटॉन, इसके अंदर मैंने रख लिया न्यूट्रॉन और इसके बाहर मैंने बना लिया इसका शेल। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि इसके आउटर मोस्ट जो इसका शेल होगा, कोई भी शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2n²। ये शेल कौन सा है न्यूक्लियस से पहले वाला शेल का मतलब हो गया 2, n कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 × 1 इज इक्वल टू 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैंने यहां पे देखो 2 लिखा हुआ है। पहले वाले शेल में कितने आते हैं 2 ही आते हैं। उसके बाद मेरा ये आ गया सेकंड शेल। सेकंड शेल का फॉर्मूला फिर से 2n²। n इज द नंबर ऑफ शेल, मैंने लगा लिया, ये फर्स्ट शेल था, सेकंड शेल मैंने सेकंड लगा दिया ऊपर स्क्वायर, ये 2 का 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3 4 5 6 7 8। मैं लिख लिया 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यहां पे 8 लिखा है। अब जो बच गए 11 थे, 8 + 2 10 10 और यहां पे कितने बच गए 1, यहां पे 2, यहां पे 3। ठीक है, एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। अभी इसके सबसे बाहर वाले शेल के अंदर अगर मैं सोडियम की एग्जांपल ले रहा हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा सर्कल जाएगा वो ऐसे हो गया। ठीक है, कहीं इसको मत समझ लेना भाई। अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए 8, उसको बोलते हैं ऑक्टेट पूरा करना अपना। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, मगर उसको 7 तो है नहीं, या तो वो 7 ले ले या वो अपना 1 दे दे। अगर 1 दे देगा, अगर ये 1 यहां पर नहीं होगा, बाहर कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। ये है रूल होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर वाले शेल में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स 8 होने ही चाहिए। अंडरस्टूड। तो अब यही बात है, अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 या 3, तो हम उसे क्या बोलते हैं दे आर सेड टू बी मेटल्स, दे आर सेड टू बी मेटल्स। अंडरस्टूड। अब मैं ये बता रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे, वो क्या है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। देखो अभी अब यही से पता चलता है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखो हमने 1 2 3 कर लिया, 1 2 3 कर लिया। अब नॉन मेटल्स बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 5 6 एंड 7। 4 तो हम लोग लेते नहीं क्योंकि हाफ वाले को हम लेते नहीं, 5 6 7 लेते हैं। 4 लिख सकते हैं मेटलॉइड्स के सारे में 4 5 और 6, 4 5 और 6। अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 5 6 कितने 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या बन जाएगा नॉन मेटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा नॉन मेटल। ये मैं आपको एक जर्नल व्यू दे रहा हूं, इसके अंदर मेटलॉइड्स भी कवर हो रहे हैं, मगर आप लोगों ने उसको नहीं देखना है। वी आर नॉट गेटिंग स्पेसिफिक, हम एक बहुत ही ब्रॉड पिक्चर में चल रहे हैं करके कि हम सिर्फ क्लास 10th लेवल पे बच्चों को चीजें सिखा सकें। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको थोड़ी सी और भी चीजें अच्छी सीखने को मिलेंगी। ये चीज क्लियर हो गई। मेटल एंड नॉन मेटल का पता लग गया क्या होता है। अब हम जाएंगे इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़नी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने ये पढ़ा तो जरूर होगा, मगर मैं इसको एक अलग अंदाज में पेश कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा और इसको हम डिफरेंस करते हुए समझते चले जाएंगे। अगर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बोलेगा आप ये लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स बोलेगा ये लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन दम बोलेगा तो आप ये दोनों इस टेबल फॉर्म में लिखेंगे। पहला जो हम करेंगे, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं, उसके अंदर देखेंगे कि मेटल्स आर सॉलिड, या फिर हम लिख सकते हैं जनरली
मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो सॉलिड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, गैसेस को हम बात करते हैं। अब ये सॉलिड होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं ये सॉलिड क्यों होते हैं? दे आर सॉलिड बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखो मैं एक नई किस्म की बॉन्डिंग लेके आ गया विच इज सेड टू बी मेटेलिक बॉन्डिंग। इसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब हो गया कि जितने भी इसके अंदर मेटल के एटम्स हैं वो टाइटली बॉन्डेड है एक दूसरे, टाइटली चिपके हुए एक दूसरे से। और जब चिपके हुए तो इसके अंदर स्पेस है ही नहीं, इसलिए बड़े सख्त होते हैं, सॉलिड होते हैं। मगर इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन भी आती है। क्या आती है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? वो चीज जो कि हटके है। होना इसको सॉलिड चाहिए, मगर कोई ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि सॉलिड नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब आप बोलोगे सर मरकरी, हाँ थर्मोमीटर देखा है, थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है? मरकरी पड़ा होता है जो कि चलता है शाइनिंग करता हुआ। नंबर 2 गैलियम या गैलीनियम इज लिक्विड ऑन हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब जैसे ही आप इसको अपने हाथ में रखते हो ये लिक्विड बन जाता है, यानी जब भी आप इसे कोई काम करना शुरू करते हो ये किस फॉर्म में चले जाता है? लिक्विड की फॉर्म में चले जाता है, राइट। ये कि इसकी एक्सेप्शंस है, और क्लास 10th के अंदर आपको ये एक्सेप्शंस को लिखना है, इनको आपने याद करना है। ये चीज तो सबको मालूम होती है, मगर अभी आपको क्या करनी है? इसकी एक्सेप्शंस देनी है कि थोड़ी सी हटके देनी है। और ये एक्सेप्शंस ही हैं जो आपको सीबीएसई आईसीएसई की बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या कहता है? 1 मार्क्स का पूछ लेता है। बच्चों को मालूम ही नहीं होता, ये एक्सेप्शन है और इसके अंदर से क्वेश्चन बना के दे देता है। नेम द मेटल विच आर लिक्विड। मेटल्स और लिक्विड बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जांपल्स नहीं की होती, एक्सेप्शंस नहीं की होती, वो बेचारे नहीं कर पाते। ठीक है जी। नाउ जनरली नॉन मेटल्स ये तो सॉलिड होते हैं। क्या सॉलिड होते हैं? और कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों स्टेट में मिलते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं नॉन मेटल समझाने के लिए, तो ये देख लीजिए ये कैसे मिलेंगे नॉन मेटल्स। ये हमको एक गैसियस फॉर्म में मिल सकते हैं, ये हमको सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं, और ये हमको किस फॉर्म में मिल सकते हैं? लिक्विड फॉर्म के अंदर भी मिल सकते हैं। अब गैसेस के अंदर देखेंगे, सॉलिड में देखेंगे, और इनकी एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कौन सी हैं। गैसेस के अंदर देखेंगे तो जितनी भी गैसेस हैं, आपने देखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैसेस हैं। क्या है? गैसेस हैं। मगर सॉलिड के अंदर देखेंगे कार्बन, फास्फोरस, ये क्या है? हमारे सॉलिड्स हैं। और अगर लिक्विड में देखेंगे तो आएगा ब्रोमाइन। क्या आएगा? ब्रोमाइन। ठीक है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गैसेस के अंदर देखेंगे देयर आर 11 गैसेस। कितने गैसेस हैं? 11 गैसेस हैं। 1 लिक्विड है, एंड हमारे पास अगर सॉलिड्स के ऊपर जाएंगे तो बाकी सारे के सारे हमारे पास कितने आ जाएंगे? एलिमेंट्स को देखेंगे तो सारे के सारे हमारे पास क्या आएंगे? सॉलिड्स के रूप में आ जाएंगे। वो हम लोग वहां से कर लेंगे, राइट। ये चीज होगी एक चीज, इन चीजों का आपको मालूम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स हैव लस्टर। जब हम लस्टर के बारे में बात करते हैं, जिसको लस्टर समझ में नहीं आता, इसका मतलब मेटल्स शाइन। मेटल्स शाइन कैसे करते हैं? ऑन पॉलिशिंग। जब हम मेटल्स को पॉलिश करते हैं, कोई भी मेटल ले लें, उसको थोड़ा सा रगड़ें, उसको पॉलिश करें, तो क्या करेंगे? शाइन करना शुरू कर देंगे। यू टेक आयरन, यू टेक सिल्वर, यू टेक गोल्ड, यू टेक एल्यूमिनियम, एनी काइंड ऑफ मेटल यू टेक, अब उसको पॉलिश करना शुरू करो। पॉलिश करोगे तो क्या हो जाएगा? शाइन करेगा।
तो मेटल क्या करते हैं, शाइन करते हैं, मगर नॉन मेटल्स डू नॉट शो लस्टर, ये लस्टर शो नहीं करते, बिकॉज दे आर डल, ये क्या होते हैं, डल होते हैं। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, देखो सारे के सारे मेटल शाइन करते हैं, मैं जो शाइन करते हैं मैं उनकी एग्जांपल नहीं दे रहा, जो शाइन नहीं करते हैं मैं उसके अंदर बता रहा हूं। एक्सेप्शन इज, आप लोग देखो लिड, आपने लिड देखी होगी, लिड शाइन नहीं करती, लिड इज डल बट इट इज अ मेटल। लेड क्या है, एक मेटल है बट इट इज डल। उसी तरह से हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं जो कि क्या चीजें होंगी, हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे मगर उनके पास लस्टर नहीं होगी, ठीक है, हमने ये लिखा है। इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है वो देखिए, एक्सेप्शन है आयोडीन, एक्सेप्शन है डायमंड, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, इसके क्रिस्टल्स ले लो। आपने देखा हुआ है आयोडीन जो है कैसे शाइन करता है, पर्पल कलर का, किसका, पर्पल कलर में। डायमंड क्यों करता है, क्योंकि इसका क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और ग्रेफाइट आपने देखा हुआ है कि इसको भी, इसके अंदर क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है। ये सब क्या करते हैं, एक्सेप्शंस हैं जो कि नॉन मेटल होते हुए भी क्या करते हैं, शाइन करते हैं। नाउ बेटा मैंने ये सब तो लिख दिया बिकॉज यू ऑल नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो इट विल बी वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम मेरे को टाइम वहां पे लगाना चाहिए, जैसे कि ये एक्सेप्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये सबको मालूम है, अभी हार्ड है मगर हमारे पास एक्सेप्शन आता है। अभी हमने एक बात की मरकरी की, मरकरी क्या है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर मैंने बताया गैलियम, ये भी हमने अभी लिखा था, गैलियम इज लिक्विड ऑन हैंडलिंग। इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, एक सोडियम और एक आता है पोटेशियम। ये दोनों क्या हैं, सोडियम एंड पोटेशियम और सॉफ्ट मेटल्स। और ये वाले के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, व्हाई यू कैन कट सोडियम एंड पोटेशियम विद द नाइफ, और नेम द मेटल्स यू कैन कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। तो सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग मेटल, मेटल होने के बावजूद ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम आस्ते से काट चाकू से सकते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब इसकी एक्सेप्शन देखो, एग्जांपल क्या है इसकी, एक मैंने ली यहां पर डायमंड, अभी इसकी एग्जांपल ली है, अभी इसकी एक्सेप्शन है, हटकर है ये चीज कि नॉन मेटल होने के बावजूद इट इज, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल। अभी ऐसा क्यों है, देखो कि है नॉन मेटल मगर दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है। नाउ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मगर एक मेटल ऐसा भी है जो कि क्या है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी एक्सेप्शन है कि सिलिकॉन, बोरॉन और कार्बन, ये तीनों के तीनों जो है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि मैंने ये चीजें यहां पहले लिख दी करके कि टाइम को बचाया जा सके, वीडियो लंबा हो रहा है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। क्यों हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर क्लोजली पैक्ड। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर क्या होती है, जो हमने उसके अंदर मेटल की जो हार्डनेस के बारे में बात की, तो मैंने क्या कहा, उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्डिंग उसके अंदर नहीं होती है। इसीलिए इनके पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, दूसरे इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये हाईली डेंस होते हैं। मगर एक्सेप्शन इसके अंदर भी है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी के नहीं होंगे, सोडियम पोटेशियम, इन दोनों को तो हम चाकू से काट सकते हैं। एक और आ गया इसके अंदर, कार्बन।
उसी तरह से नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये लोग इतने डेंस नहीं होते। इसकी एग्जांपल क्या है, सॉरी एग्जांपल तो सारे सारे नॉन मेटल जितने भी हैं वो डेंस नहीं है, मगर इसके अंदर एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन यानी कि इसके अंदर एक ऐसा नॉन मेटल आ जाता है जो हाईली डेंस है, वो कौन सा है, डायमंड। और ये हार्डेस्ट भी है, इसीलिए हमें आता है डक्टिबिलिटी। अगर जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, डक्टाइल है। डक्टाइल का मीनिंग होता है कि अगर उनको पतली पतली तारों के बीच में बनाने की कोशिश करें तो इनकी तारें बन सकती हैं। तो ये तो आपको मालूम है, सारे के सारे मेटलों की हम वायर्स बना सकते हैं। मगर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इज गोल्ड, जिसको के अंदर अगर देखें 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर लें, देखो 10 ग्राम का 1 तोला होता है, और अगर 1 तोले का 10वां हिस्सा यानी कि 1 ग्राम कितना छोटा सा हिस्सा होगा कि अगर हम उसको पतली से पतली तार बनाएं और वो तार को अगर देखें उसकी मेजर करें तो इट विल बी अराउंड 2 किलोमीटर इन लेंथ। ये मैंने यहां पे लिखा भी है। देयरफॉर गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर वायर। मगर इसके अंदर भी एक्सेप्शन आती है, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो डक्टाइल नहीं होंगे, वो है मरकरी, सोडियम, पोटेशियम। अब इसमें एक नाम और आ गया जिंक का, तो याद रखिएगा जिंक इज नॉट डक्टाइल। अब आता है कि नॉन मेटल्स, तो वैसे सबको पता है डक्टाइल नहीं होंगे, मगर इसके अंदर एक ऐसा भी है मेटल, नॉन मेटल जो कि डक्टाइल है, वो है फाइबर्स। आजकल आप लोग देखते हो घरों घरों में फाइबर 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 चल रहा है। फाइबर का ब्रॉडबैंड लगाओ, फाइबर लगाओ, जियो फाइबर लगाओ, एयरटेल फाइबर लगाओ। कार्बन फाइबर जो हैं उनको हम एक वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल मेटल्स आर मेलेबल। जब हम मेलेबल के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वी कैन ड्रॉ देम इनटू थिन शीट्स, पतली पतली चादरें बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल्स, खाना पैक करके लाते हो, रैप करके लाते हो। आपने मिठाइयाँ देखी होंगी, उसके ऊपर गोल्ड की फॉइल्स चढ़ी होती हैं, सोने का वर्क चढ़ा होता है, चांदी का वर्क चढ़ा होता है। तो जो मेलेबल है, मेलेबल का मतलब होता है हम उसको क्या करते हैं, बड़ा ही आराम से उसको थिन शीट्स बना सकते हैं। मगर एक्सेप्शन इसके अंदर भी है, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट है, ये पतली पतली शीट इनकी बनेगी नहीं, इसके अंदर ये भी आ गया, जिंक भी आ गया। तो मगर नॉन मेटल्स मेलेबल होते नहीं है, ये टूट जाते हैं, इनको हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, इनको खींच सकते हैं, बताऊंगा मैं अभी आपको। देखो यहाँ पे समझिए इसको, मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि अगर हम उसको फोर्स लगाएं टूट जाएंगे। जैसे कि आपने देखा बिस्किट, देखा वो बिस्किट, बिस्किट में फोर्स लगाओ क्या होता है, टक चटक जाता है। क्या करता है, चटक जाता है। तो जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, अगर हम उनके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। अब आप बोलोगे सर हमने लोहे की छड़ें देखी हैं, हम उसका ऐसे मोड़ते हैं, वो टूटती थोड़ी हैं, वो बेंड होती हैं। क्योंकि वो बेंड इसलिए होती हैं क्योंकि हमने उसकी जब ट्रीटमेंट करते हैं, जो किल बनता है या कोई और चीज़ बनती है लोहे की, तो उसके अंदर हमने कार्बन मिक्स किया होता है। क्या किया होता है, कार्बन मिक्स किया होता है, करके कि हम उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें, वो चटक कर टूट ना जाए। ठीक है, इसीलिए आप लोग पीस ले आओगे सर, देखो लोहा है, ठीक है, तो वो लोहा नहीं है, प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी एक्सेप्शन है जिंक की। उसी तरह से नॉन मेटल्स क्या हैं, वो क्या होते हैं कि मेलेबल, सॉरी ब्रिटल नहीं होते, मगर हाँ अगर हम उसमें फोर्स लगाएं तो वो खींची जाएगी। जैसे रबर, रबर पे फोर्स लगाओ इकट्ठा होने के लिए, रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाओ खींचा जाएगा। प्लास्टिक के ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, खींचा जाएगा। ठीक है, वो चटक कर टूटते नहीं है। पॉलिथीन देखा है आपने, पॉलिथीन में फोर्स लगाओ क्या होता है, खींचा जाता है, टूटता है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स लगेगी तो भैया सब कुछ होगा ही होगा। ठीक है, एक्सेप्शन इसकी गैसेस भी हैं, गैसेस को तोड़ के दिखा दो मेरे को, कोई इंसान का बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो गैस को तोड़ सके। मैं ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ, ऐसे करके तोड़ने की, तो तोड़ के दिखा दो, बेटर होनी चाहिए, कोई नहीं है। उसके बाद आता है ऑल द मेटल्स आर मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है कि नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ऑक्सीजन के बारे में बात करें, क्या ऑक्सीजन ऐसे मिलता है या वो अकेला मिलेगा, कभी वो अकेला मिला है आपको, नहीं मिला है। ऑक्सीजन के साथ हमेशा O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन के साथ हमेशा N2 लिखते हैं। जब हम कोई एलिमेंट के साथ कोई नंबर लगा देते हैं, इसका मतलब वो क्या बन जाता है, पॉलीएटॉमिक, कि वो नेचर में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह से कुछ एलिमेंट्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं वो मेटल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक। सो स्टूडेंट्स, दिस विल बी अवर लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज तो और भी बहुत है मेरे पास, 10 से 12 प्रॉपर्टीज और हैं, मगर हम इतना बड़ा प्रॉपर्टीज का चैप्टर नहीं करेंगे, खत्म करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज पर डील करेंगे। मेटल्स जनरली आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं सारे के अंदर क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास करती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जितने भी
हमारे पास मेटल हैं उनके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वहाँ से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्जेस फ्लो करते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, मेटल्स के अंदर गुड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मगर एक ऐसे मेटल भी है जो सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी शो होता है, दैट इज टंगस्टन, जो बल्ब में होता है। अब ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास करती है। ये ग्लो करता है इतना, इसका क्यों करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जल्दी टूटता नहीं है। मगर नॉन मेटल्स जितने भी हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट कार्बन फाइबर्स एंड गैस कार्बन्स आर these exceptions to it। इनके क्या होता है, they are good conductors of heat and electricity। यहाँ पे हम खत्म करते हैं, चैप्टर को लंबा नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल